15 नवंबर 2025 की सुबह 8:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित धरवई थाना क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है लखरावा। और इसी लखरावा गांव के एक बगीचे के आसपास कुछ कुत्ते इंसानी मांस के टुकड़े, बाल और खाल को चबाने की कोशिश कर रहे थे। और उसी रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने जब इस घटना को देखा, सभी लोग सन्न रह गए। उन्होंने जब और नज़दीक जाकर देखा तो एक गड्ढे में, यानी कि एक खेत के पास एक गड्ढे में एक लड़की की लाश को ढकने की, गाड़ने की कोशिश की गई है। उसका एक हाथ गड्ढे से बाहर की ओर था और जो सर था वो भी दिखाई दे रहा था। अब ये सारी घटना को देखने के बाद लोगों में चीख पुकार मच जाती है, सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं। तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। मौके पर भारी पुलिस बल, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड आते हैं और आने के बाद पुलिस वाले अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं। पुलिस वालों ने देखा कि एक गड्ढे में एक छोटा सा गड्ढा खोदा गया है और किसी ने जल्दबाजी में उस लड़की को दबाने की, गाड़ने की कोशिश की है, जिसमें वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया है। सर में चोट के निशान थे, चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। ये तमाम चीज़ें जब पुलिस देखती है तो पुलिस देखते ही ये समझ जाती है कि किसी ने इस लड़की की बड़ी बुरी तरीके से हत्या की है और हत्या करने के बाद इसको दबाने की कोशिश की है। पुलिस वाले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इंतजार करते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें एक अजीब सा खुलासा होता है। खुलासा ये होता है कि उस लड़की की गला दबाकर हत्या की गई थी और उसको हत्या करने के बाद उसके चेहरे पे, सर पे और शरीर के अन्य जगहों पे चाकू से कई हमले किए गए थे। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस लाश की शिनाख्त कैसे हो। पुलिस वालों ने आसपास के जितने भी इलाके हैं उन सभी इलाकों में सूचना दिया कि ऐसी पोस्टर चिपकाकर कि ऐसी कोई लड़की अगर कोई जानने वाला हो वो आए और आकर इस लाश की शिनाख्त करे। कुछ घंटे बीत जाते हैं और कुछ घंटों के बाद एक परिवार पुलिस के पास आया और कहा कि ये हमारी भतीजी साक्षी है, जिसकी उम्र 17 साल है। साक्षी कटरा के पास इंटर कॉलेज में एक छात्रा थी, 11वीं की ये स्टूडेंट थी और मूल रूप से सुराव के एक गांव की रहने वाली ये लड़की थी। इसके पिता मुंबई में ड्राइवर थे और जो इनकी माता जी थी वो बहुत पहले गुजर गई थी, यानी कि इसका पालन पोषण इसके चाचा और चाची मिलकर करते थे। खैर, एक सरदर्द पुलिस वालों का दूर होता है, वो ये कि लाश की शिनाख्त होती है और इसका नाम है साक्षी, उम्र 17 साल और ये अपने चाचा चाची के पास रहकर पढ़ाई किया करती थी। अब सवाल ये था कि इस लड़की को किसने मारा, किसने इसकी बुरी तरीके से हत्या की और कौन है वो कातिल जिसने 17 साल की साक्षी को इतनी दर्दनाक मौत दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है के शुक्ला और आप देख रहे हैं के क्राइम यात्रा। पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है और इनके चाचा और चाची से पूछती है, आपकी किसी से दुश्मनी, ऐसी कोई बात? वो कहते हैं, साहब हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। साक्षी अपना टाइम पे स्कूल जाती थी और टाइम से घर वापस आती थी, लेकिन 10 नवंबर को वो ये कह कर गई कि मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन वो वापस नहीं आई। पुलिस आसपास के जितने भी CCTV कैमरे थे उनको खंगालती है और अभी पुलिस छानबीन कर ही रही थी, तभी पुलिस को घटनास्थल से 2 किलोमीटर की दूरी पर कानपुर वाराणसी हाईवे पर एक स्कूल बैग मिलता है। जब उस स्कूल बैग को खोलकर चेक किया जाता है तो उसमें कॉपी किताब, कुछ जो लड़कियां सजने संवरने के लिए मेकअप यूज करती हैं वो सारे सामान मिलते हैं और सिंदूर की एक डिबिया मिलती है। जैसे ही सिंदूर की डिबिया मिलती है, पुलिस वालों को मामला थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है। उसके बाद अब उसी कॉपी किताब को पुलिस वाले कॉपी के पन्ने उलटना शुरू करते हैं। उलटते उलटते एक पेज पर एक नाम और नंबर दिखाई देता है। नाम लिखा था दीपक और एक मोबाइल नंबर था। अब जब उस मोबाइल नंबर को मिलाया जाता है तो नंबर स्विच ऑफ आता है, लेकिन जो उसकी लास्ट लोकेशन थी उसी इलाके में, यानी कि जहां 100 मिला था, ये मोबाइल नंबर भी, इसका जब लास्ट यानी कि पिछला जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो ये नंबर वहां मौजूद था। जब पुलिस इस नंबर की जांच करती है, पूरी इसकी कुंडली जब निकाली जाती है तो नाम सामने निकल कर आता है हर्षवर्धन सिंह यादव उर्फ दीपक। ये भारतीय सेना में 2018 में भर्ती हुआ था। पहली पोस्टिंग इसकी जम्मू में थी, लेकिन बाद में इसका ट्रांसफ़र हो गया पटियाला में और यहीं पटियाला में रहकर ये नौकरी करता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस ज़िले की साक्षी थी उसी ज़िले का ये फौजी भी था, यानी साक्षी धरई ज़िले की थी और इसी धरई ज़िले के आसपास एक संगू गांव है, उसी संगू गांव का रहने वाला हर्षवर्धन यादव उर्फ दीपक था। हर्षवर्धन की उम्र 26 से 27 साल और जो साक्षी थी वो लगभग 17-18 वर्ष की थी। खैर, जब कॉल डिटेल खंगाला जाता है तो पुलिस वालों को भी पूरा मामला समझ में आता है। पहले तो इसको पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद तबीयत से इससे पूछताछ शुरू होती है। पहले तो ये घुमाने की कोशिश करता है, पुलिस वालों को गोलमोल जवाब देता है, लेकिन जब पुलिस अपने पर आती है बाद में अपना गुनाह कबूल करता है और फिर पूरी कहानी सुनाता है। कहानी ये थी कि जून 2025 में साक्षी और ये हर्षवर्धन यादव
इंस्टाग्राम के माध्यम से मिलते हैं, दोनों में पहले हाय हेलो होता है, फिर चैटिंग शुरू होती है, वीडियो कॉल पर बात आती है, दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। लेकिन ये प्यार सिर्फ उस लड़की साक्षी की तरफ से था, लेकिन जो हर्षवर्धन यादव था वो सिर्फ इस लड़की के साथ टाइम पास कर रहा था और वो सीरियस रिलेशनशिप में नहीं था। ये सीरियस रिलेशनशिप सिर्फ उस लड़की की तरफ से था। अब देखते देखते नवंबर का महीना आता है और नवंबर के महीना में इस हर्षवर्धन यादव ने एक पोस्ट डाला। दरअसल इसकी शादी कहीं और तय हो जाती है और ये अपनी खुशी का इजहार पोस्ट डालकर करता है कि मैं इस लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। जैसे ही ये पोस्ट साक्षी देखती है वो आग बबूला हो जाती है, इसको मैसेज करती है, इसको फ़ोन करती है और कहती है कि तुम मुझसे वीडियो कॉल करते हो, चैटिंग करते हो, प्यार का वादा करते हो और शादी कहीं और कर रहे हो। वो कहता है देखो मेरी शादी तय हो गई है, जो कुछ भी था उसको भूल जाओ, मैं सीरियस नहीं था। तभी साक्षी कहती है ऐसे कैसे भूल जाऊँ, तुमको शादी मुझसे ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मैं तुम्हें परेशान करूंगी, पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराऊंगी, ये शादी मैं होने नहीं दूंगी और तुम्हारी शादी में आकर बवाल खड़ा करूंगी। ये शादी तय होती है 30 नवंबर को, शादी यानी कि 30 नवंबर 2025 को होने वाली थी। अब ये डर जाता है। डरने के बाद 8 नवंबर को ये पटियाला में जहाँ नौकरी किया करता था वहाँ से अपने घर धरई आता है और धरई आने के बाद 10 नवंबर को ये फ़ोन करता है साक्षी को, चूँकि साक्षी सुबह में स्कूल निकल जाया करती थी। और साक्षी को फ़ोन करने के बाद कहता है आओ आज मुलाकात करते हैं, बातचीत करना है। पहले हर्षवर्धन ये सोचता है कि इस लड़की को समझा बुझा कर उसको अलग कर देगा और वो आराम से जहाँ शादी करना चाहता है वो शादी करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले तो ये बुलाता है साक्षी को, एक चौराहा है बालसन चौराहा, इसी चौराहे पे 10 नवंबर 2025 की साक्षी अपने बॉयफ्रेंड यानी कि हर्षवर्धन से मिलती है। सीसीटीवी कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि हर्षवर्धन एक बाइक से साक्षी को लेकर कहीं जाता है और बालसन चौराहे पे पहुंचने के बाद पहले तो ये उसे वहाँ बातचीत करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो ये शादी नहीं हो सकती, मेरी शादी कहीं और तय हो गई है। तमाम बातें वो करता है, उसको फुसलाने की कोशिश करता है। लेकिन साक्षी अपने बैग में सिंदूर की डिबिया लाई थी और एक ही बात रटे जा रही थी कि तुम मुझसे ही शादी करो, मैं तुम्हारे बिना किसी और को सोच नहीं सकती और ये सिंदूर की डिबिया है, इससे मेरी मांग भरो, मुझसे यानी कि शादी करो। इधर हर्षवर्धन गुस्सा हो रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो फिर सोचता है कि एक और कोशिश करते हैं। उसके बाद वो आज़ाद पार्क से निकलकर ये एक भारद्वाज आश्रम है वहाँ जाते हैं। वहाँ लगभग 1.5 से 2 घंटे ये वहीं रहते हैं और फिर वहाँ जिद करती है साक्षी कि देखो मैं सिंदूर लाई हूँ, तुम मेरे साथ शादी करो इसी मंदिर में। अब ये समझ जाता है कि लड़की मानने वाली नहीं है, ये एक लास्ट कोशिश करता है, कहता है कि चलो मुझे तुमको अपने माँ बाप से मिलाना है और वो जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। लड़की खुश हो जाती है। उसके बाद ये दोनों वहाँ से निकलते हैं। अब चूँकि इसने वादा किया था कि मैं तुमसे मंदिर में शादी करूँगा, अपने माँ बाप से मिलाऊँगा, लड़की इम्प्रेस हो जाती है, खुश हो जाती है। ये उसके बातों में आ जाती है, बैठती है गाड़ी पे और वहाँ से ये दोनों, एक गांव है कुसुमगढ़ गांव से 700 मीटर पहले एक बगीचा है, उसी बगीचे में ये बाइक रोकता है। अंधेरा हो ही चुका था और बाइक रोकने के बाद कहता है कि देखो प्लीज़ मान जाओ, शादी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरी शादी कहीं और हो गई है। फिर वो वही बात रटती है कि मैं सिंदूर साथ में लाई हूँ, तुम्हारी जब भी शादी होगी मुझसे होगी, वरना मैं तुम्हें कहीं और किसी और की नहीं होने दूँगी। उसके बाद ये अचानक साक्षी के गले में एक दुपट्टा था, उस दुपट्टे को तेज़ी से कसता है। चूँकि एक फौजी के आगे 17-18 साल की लड़की अचानक दम तोड़ देती है, गला घुटने से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये चाकू निकालता है और चाकुओं से इसके सर पे, चेहरे पे, शरीर के अन्य जगहों पे बहुत बुरी तरीके से वार करता है, हर जगह काटने पीटने की कोशिश करता है। चूँकि साक्षी मर चुकी थी, आनन फानन में इसने कहीं से एक फावड़े का बंदोबस्त किया और उसी बगीचे के बगल में एक खेत है और उसी खेत में एक छोटा सा गड्ढा बनाया। अंधेरा होने की वजह से आसपास कोई लोग मौजूद नहीं थे। उस गड्ढे में साक्षी की लाश को डालता है। पूरी तरीके से वो गड्ढा हुआ नहीं था, इसने जल्दबाजी में बस किसी तरह गड्ढा खोद कर वहाँ से भागना चाहा। उस लाश को वहाँ रखा, डाला और डालने के बाद मिट्टी को ऊपर से इसने भरा और वहाँ से निकल गया। 2-3 दिन ये चेक करता रहा और हर रोज़ आता और देखता, लेकिन 14 या 15 तारीख को कुछ आवारा कुत्ते जो होते हैं, चूँकि हाथ निकला हुआ था, पूरी तरीके से लाश ढकी नहीं गई थी, इस वजह से कुत्तों ने, चूँकि कुत्ते भांप जाते हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ है, खास करके ऐसी चीज़ें, उसके बाद उस लाश को नोचना खसोटना शुरू कर देते हैं। और तभी यानी कि 15 तारीख की सुबह 8:30 बजे कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ आवारा कुत्ते जो है इंसानी मांस के टुकड़े, बाल और खाल नोचने की कोशिश कर रहे हैं और तभी लोगों में चीख पुकार मचती है।
साक्षी को मारने के बाद ये उसके बैग को घटनास्थल से 2 किलोमीटर की दूरी पर, जैसा कि मैंने बताया, कानपुर और वाराणसी हाईवे पर एक रोड के किनारे यानी कि हाईवे पर इसके बैग को फेंक देता है और यही इसके पकड़े जाने की वजह बनता है। और एक कॉपी के पन्ने पर इसका नाम और मोबाइल नंबर लिखा जा चुका था, यानी कि साक्षी ने इसका नाम, और कॉपियों में आपने देखा होगा कि जो लोग प्यार एक दूसरे से करते हैं नाम और दिल विल बना करके, तो इस वजह से एक बैग और उसके कॉपी के पन्नों से पकड़ा जाता है और तब जाकर पूरे मामले का खुलासा होता है। ना इसके पास अब नौकरी रही, ना अब ये शादी कर पाएगा, ना ये इसके पास वो गर्लफ्रेंड रही जो इससे बहुत प्यार करती थी। तो कुल मिला जुला कर कुछ भी हाथ नहीं लगा, पूरी ज़िंदगी अब ये जेल में सड़ेगा। और सोशल मीडिया का प्यार दोस्तों, आए दिनों ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें चौंकने या घबराने वाली बात नहीं है। अब ये आम कहानियाँ बन चुकी हैं। आए दिन ऐसी खबरें हम लोग सुनते हैं, कभी लड़की तो कभी लड़का, कभी पुरुष तो कभी महिला। तो सोशल मीडिया का प्यार भी चाइना के उस माल की तरह हो गया है जिसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो ये थी कहानी दोस्तों, एक अफसोसनाक कहानी। फिर मिलेंगे किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।